तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की खोज में जिसे हम में से कोई कभी देख नहीं सकता। हमारी पृथ्वी की पपड़ी के ठीक नीचे की दुनिया। अब ये एक ऐसा सफर है ना, जहां सीधे सीधे सबूत मिलना तो बहुत मुश्किल है, और सच्चाई वो तो सतह के कई किलोमीटर नीचे छुपे सुरागों में दबी हुई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर हम वहां जा ही नहीं सकते, तो आखिर हमें पता कैसे चलता है कि हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर्स की गहराई में क्या छिपा है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। देखिए, हम अपनी आंखों से सीधे तौर पर तो नहीं देख सकते, ये तो तय है। लेकिन हम सुरागों को सुन जरूर सकते हैं। ये मामला बिल्कुल एक वैज्ञानिक जासूसी कहानी जैसा है, जहां हम सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी, बहुत बड़ी पहेली को हल करते हैं। तो चलिए इस जांच के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे पहले भौतिक सुरागों की, मतलब वो सबूत जिन्हें हम सच में अपने हाथों से छू सकते हैं और जिनकी जांच कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे सीधे सबूत तो हमें धरती से ही मिलते हैं। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानों से मिले चट्टानों के सैंपल, जो करीब 3-4 किलोमीटर गहरे हैं, या फिर गहरे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से निकाले गए कोर सैंपल्स। और हां, ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाला वो पिघला हुआ मैग्मा, वो तो सीधा धरती के अंदर से आया एक सैंपल है, जिसे हम लैब में जांच सकते हैं। अब तक इंसानों ने जमीन के अंदर जो सबसे गहरा गड्ढा किया है, वो है रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल, और उसकी गहराई कितनी है? पूरे 12 किलोमीटर। ये अपने आप में एक कमाल की इंजीनियरिंग है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये तो बस एक शुरुआत भर है। लेकिन जरा इस नंबर को सही नजरिए से देखते हैं। ये जो 12 किलोमीटर है ना, ये धरती के केंद्र तक पहुंचने के रास्ते का 0.2% भी नहीं है, मतलब 0.2% से भी कम। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी सेब के छिलके पर बस हल्की सी खरोंच लगाई हो। तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि हमने तो बस सतह को खरोंचा है। इससे ये तो साफ है कि ये सीधे सबूत बहुत कीमती हैं, पर इनसे पूरी कहानी पता नहीं चलती। तो जाहिर है वैज्ञानिकों को दूसरे रास्ते खोजने पड़े। और यहीं से हमारी जांच का दूसरा और ज्यादा दिलचस्प दौर शुरू होता है। गहराई से आती फुसफुसाहट, ये वो सुराग हैं जो कोई पत्थर या मिट्टी के सैंपल नहीं हैं, बल्कि ये पृथ्वी से हमें मिलने वाले इनडायरेक्ट सिग्नल हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में होने वाले बहुत छोटे छोटे बदलाव, जो हमें बताते हैं कि धरती के अंदर भारी पदार्थ कहाँ है। हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी एक बड़ा इशारा है कि इसके कोर में जरूर कोई तरल धातु वाली चीज घूम रही है। यहां तक कि अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड भी हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी पृथ्वी आखिर बनी किन चीजों से होगी। और जाहिर है, जैसे जैसे हम गहरा जाते हैं, तापमान और दबाव कैसे बदलता है, ये भी बहुत अहम जानकारी देता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सुराग है ना, वो हमें तब मिलता है जब पृथ्वी खुद कांपती है। और ये सुराग एक ऐसी चीज से मिलता है जिसे हम अक्सर एक बड़ी तबाही के तौर पर ही देखते हैं। और ये हमें हमारी जांच के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, हमारे ग्रह की अपनी आंतरिक गूंज। यहां हम भूकंप को एक तबाही के तौर पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली वैज्ञानिक औजार के रूप में देखेंगे। समझिए, एक तरह का पूरे प्लैनेट का अल्ट्रासाउंड। देखिए, जब भूकंप आता है तो उसे जो एनर्जी निकलती है, वो तरंगों के रूप में पूरी पृथ्वी से होकर गुजरती है। इन्हें कहते हैं भूकंपीय तरंगे या सीस्मिक वेव्स। अब धरती के अंदर से गुजरने वाली दो खास तरह की तरंगे हैं, जिन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। अच्छा, तो अब यहां ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा राज यहीं छिपा है। देखिए, पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, ये तो एकदम सब जगह जाने वाली वेव्स हैं। ये तेज होती हैं और ठोस, तरल, गैस किसी से भी गुजर जाती हैं। लेकिन जो एस वेव्स हैं यानी सेकेंडरी वेव्स, उनकी एक खासियत है, वो थोड़ी धीमी है, और सबसे जरूरी बात, वो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। जैसे ही कोई तरल चीज आई, वो रुक जाती हैं। बस यही एक बात, यही वो चाबी है जो धरती के सबसे बड़े राज का ताला खोलने वाली थी। तो अब जरा सोचिए, वैज्ञानिक दुनिया के एक कोने में आए भूकंप को दूसरे कोने में माप रहे हैं, और उन्हें पी वेव्स तो मिल रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर एस वेव्स का कोई नामोनिशान नहीं है, वो गायब हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है जब एक एस वेव अचानक रास्ते में ही गायब हो जाए? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। इसका मतलब है कि वो वेव किसी तरल चीज से टकराई है। वो लहर एक ऐसी परत तक पहुंच गई जिससे वो पार ही नहीं जा सकती, और बस गायब हो गई। और बस इसी एक खोज से हमें पता चला बाहरी कोर के बारे में।
ये हमारे ठोस आंतरिक कोर के चारों ओर पिघले हुए लोहे और निकल का एक बहुत बड़ा समंदर है। इसका सबूत है वो शैडो जोन, यानी धरती का वो हिस्सा जहां एस वेव्स पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वो इस तरल महासागर को पार नहीं कर सकती। सच कहूं तो ये भूविज्ञान के इतिहास की सबसे शानदार खोजों में से एक थी। ठीक है, तो हमने ये रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? ये जो छिपी हुई दुनिया है, ये सतह पर हमारी ज़िंदगी को कैसे असर करती है? चलिए एक बार अपनी इस वैज्ञानिक जासूसी के सफ़र को फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सवाल पूछा, फिर हमने भौतिक सुरागों को परखा, इसके बाद हमने अप्रत्यक्ष सिग्नल्स का विश्लेषण किया, फिर हमने पृथ्वी की अपनी गूंज यानी भूकंपीय तरंगों को सुना, और आखिर में पहेली को सुलझा लिया कि पृथ्वी के केंद्र में एक तरल कोर मौजूद है। ये साइंटिफिक मेथड का एक बेहतरीन उदाहरण है। पृथ्वी के अंदर क्या है, ये समझना सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है। ये हमें भूकंप और ज्वालामुखी जैसे कुदरती खतरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करता है। ये हमें तेल, गैस और खनिजों जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों को खोजने में गाइड करता है, और ये हमें ये समझने में भी मदद करता है कि आखिर दुनिया भर में शहर और सभ्यताएं उन्हीं जगहों पर क्यों बसीं जहां वो आज हैं। हमने तरल कोर का रहस्य तो सुलझा लिया, ये सच है, लेकिन सोचिए जरा, हमारा ग्रह अभी और कितने अनकहे रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए है। मेंटल के अंदर असल में क्या चल रहा है, आंतरिक कोर कैसे काम करता है, ये वो सवाल हैं जो वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी अनजान और हलचल भरी दुनिया है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि एक ठोस ग्रह के बिल्कुल सेंटर में आखिर है क्या? ये सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी पहेली है, और मजे की बात ये है कि इसका जवाब भूकंपों में ही छिपा है। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी के उस हिस्से को समझना होगा जिसे हम देख नहीं सकते, यानी उसका इंटीरियर। वैज्ञानिकों को इसका सुराग एक बहुत ही अजीब सी चीज से मिला, एक ऐसी जगह जिसे हम एक तरह का प्लैनेटरी ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि जब भी कहीं भूकंप आता है तो पूरी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा शैडो जोन यानी एक छाया वाला इलाका बन जाता है। अब ये वो जगह है जहां भूकंप से निकलने वाले कुछ सिस्मिक सिग्नल पता नहीं कैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, पहुंचते ही नहीं। अच्छा, अब ये सिस्मिक सिग्नल्स हैं क्या? इन्हें कहते हैं सिस्मिक वेव्स। इसे ऐसे समझिए कि ये वो ऊर्जा या कंपन है जो भूकंप के वक्त पृथ्वी की अलग-अलग परतों से होकर गुजरती हैं। आप इन्हें एक तरह का प्लैनेटरी एक्सरे मान सकते हैं जो हमें धरती के अंदर की तस्वीर दे सकता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये जो शैडो जोन है ना, ये बहुत ही सटीक है। ये हमेशा भूकंप के सेंटर से 105 से 145 डिग्री के एंगल पर बनता है। इसी खास इलाके में पी वेव्स पहुंच नहीं पाती और एस वेव्स तो पूरी तरह से ही गायब हो जाती हैं। बस यही डेटा वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गए। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ 2 तरह की तरंगों ने पृथ्वी के लिक्विड कोर के इतने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। तो हमारे पास 2 तरह की जासूस वेव्स हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, इनकी खासियत ये है कि ये ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती हैं और ये सबसे तेज होती हैं। लेकिन जो एस वेव्स हैं यानी सेकेंडरी वेव्स, वो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीज़ों से ही गुजर सकती हैं। और बस यही सबसे ज़रूरी बात है। एस वेव्स जैसे ही किसी तरल चीज़ से टकराती हैं, वो वहीं रुक जाती हैं। और बस यहीं पर सारी पहेली सुलझ गई, क्योंकि एस वेव्स पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से को पार ही नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब साफ था, एक ही मतलब हो सकता था। नतीजा ये निकला कि पृथ्वी का बाहरी कोर ठोस नहीं बल्कि तरल है। वाकई में एक कमाल की खोज थी ये। तो हमने ये तो समझ लिया कि पृथ्वी के कोर का राज कैसे खुला, लेकिन जब जमीन असल में हिलती है तब क्या होता है? अब हम भूकंप आने की अलग अलग वजहों को समझेंगे। देखिए, ज्यादातर भूकंप तो टेक्टोनिक होते हैं, मतलब जो पृथ्वी की बड़ी बड़ी प्लेटों के खिसकने से आते हैं। लेकिन भूकंप और भी वजहों से आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी फटने से, या जहां माइनिंग होती है वहां जमीन धंसने से, यहाँ तक कि परमाणु धमाकों से और बड़े बड़े डैम में भरे पानी के दबाव से भी भूकंप आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि भूकंप को मापा कैसे जाता है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। किसी भी भूकंप को नापने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग पैमानों का इस्तेमाल होता है। तो ये 2 पैमाने हैं रिक्टर और मर्केली।
रिक्टर स्केल भूकंप से निकली कुल ऊर्जा यानी उसके मैग्नीट्यूड को 0 से 10 के बीच मापता है। वहीं दूसरी तरफ मर्केली स्केल उस भूकंप से हुए नुकसान यानी उसकी इंटेंसिटी को 1 से 12 के बीच मापता है। मतलब एक ही भूकंप का मैग्नीट्यूड तो एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां तबाही कितनी हुई। अब बात करते हैं भूकंप के बाद होने वाले असर की, जिन्हें हम उसके रिपल इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। भूकंप का सबसे पहला असर तो जमीन का हिलना ही है, जाहिर है, लेकिन इसके बाद और भी खतरनाक चीजें हो सकती हैं, जैसे सॉइल लिक्विफैक्शन। सोचिए, इसमें कंपन के कारण ठोस जमीन दलदल जैसी बन जाती है। इसके अलावा पहाड़ों का खिसकना, आग लगना, इमारतों का गिरना, और हाँ, अगर भूकंप का सेंटर समुद्र के नीचे है तो सुनामी भी आ सकती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है। सुनामी तो वो लहर है जो भूकंप के कंपन से पैदा होती है। ये भूकंप का एक नतीजा है, भूकंप नहीं। तो हमने देखा कि कैसे जरा सी कंपन यानी सिस्मिक वेव्स ने हमें हमारे ग्रह के इतने बड़े राज, उसके तरल कोर के बारे में बता दिया। अब जरा सोचिए, अगर ये कंपन हमें अपने ही ग्रह के बारे में इतना कुछ बता सकती हैं, तो हमारे चारों ओर मौजूद दूसरी तरह की कंपनों में ब्रह्मांड के और कौन-कौन से राज छिपे हो सकते हैं। हम जिस जमीन पर चलते हैं वो तो बस कहानी की शुरुआत है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसके नीचे क्या है। आज के विश्लेषण में हम इसी रहस्य को एक एक करके परत दर परत खोलने वाले हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है, केंद्र तक का सफर। हम पृथ्वी की अलग अलग परतों से गुजरेंगे जिनकी अपनी अपनी खासियतें हैं, और तब तक चलते रहेंगे जब तक हम इस ग्रह के धधकते हुए दिल तक नहीं पहुंच जाते। देखिए, सबसे पहले आती है क्रस्ट यानी भूपरपटी। ये वो पतली ठोस परत है जिस पर हम और आप रहते हैं। पृथ्वी के बाकी हिस्सों के मुकाबले ये काफी पतली और कह सकते हैं भंगुर होती है, मतलब आसानी से टूट सकती है। अब ये जो क्रस्ट है ना, ये हर जगह एक जैसी नहीं है। इसके दो प्रकार हैं। एक है महाद्वीपीय क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। ये काफी मोटी होती है, करीब 30 किलोमीटर, और हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों के नीचे तो ये 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो क्रस्ट समंदर के नीचे है, वो बहुत पतली होती है, औसतन सिर्फ 5 किलोमीटर। क्रस्ट के ठीक नीचे एक बहुत ही विशाल परत है जिसे हम मैंटल कहते हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वो थोड़ा कमजोर क्षेत्र है, और यही वो जगह है जहां से ज्वालामुखियों के लिए मैग्मा बनता है। और मैंटल का साइज सच में चौंकाने वाला है। ये क्रस्ट के ठीक नीचे से शुरू होता है और लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। आप सोचिए, हमारे ग्रह का कितना बड़ा हिस्सा है ये। और आखिर में हम पहुंचते हैं पृथ्वी के केंद्र में, यानी कोर तक। इसका बाहरी हिस्सा पिघला हुआ एकदम तरल है, जबकि भीतरी कोर ठोस है। ये मुख्य रूप से निकल यानी Na और लोहे यानी Fe से बना है, इसीलिए इसे NiFe भी कहते हैं। सच कहूं तो ये हमारे ग्रह का पावरफुल इंजन है। अच्छा, तो हमने केंद्र तक का सफर तो कर लिया। अब वापस सतह की ओर चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है जब पृथ्वी फटती है। अब हम ज्वालामुखियों की उस अविश्वसनीय शक्ति को देखेंगे जो असल में ग्रह के अंदर की गर्मी का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी अंतर समझ लेते हैं। जब पिघली हुई चट्टान पृथ्वी के अंदर होती है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वही पिघली चट्टान सतह पर बाहर आ जाती है तो उसे लावा कहा जाता है। तो सारा खेल बस जगह का है, अंदर तो मैग्मा, बाहर तो लावा। वैसे सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। शील्ड ज्वालामुखी जो होते हैं वो पतले बहने वाले लावा से बनते हैं, जिससे उनकी ढलान ज्यादा नहीं होती और विस्फोट भी कम खतरनाक होता है। वहीं दूसरी तरफ मिश्रित ज्वालामुखी गाढ़े लावा और राख की परतों से बनते हैं। इनकी ढलान बहुत खड़ी होती है और इनके विस्फोट बहुत ही ज्यादा विस्फोटक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही तरल बेसाल्टिक लावा लंबी दूरियों तक फैलकर बड़े बड़े इलाकों को ढक लेता है। ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ बेसाल्ट प्रांत कहते हैं, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे भारत का दक्कन ट्रैप है। और अगर आप पूछे कि सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से होते हैं, तो जवाब है वो जो काल्डेरा बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जो तब बनता है जब कोई ज्वालामुखी इतनी जोर से फटता है कि वो खुद ही अपने अंदर ढह जाता है। इसके नतीजे बहुत विनाशकारी होते हैं। तो सवाल है कि काल्डेरा बनता कैसे है। समझिए, सबसे पहले एक जबरदस्त विस्फोट होता है जो ज्वालामुखी के नीचे के मैग्मा चैम्बर को खाली कर देता है।
फिर बिना किसी सहारे के ऊपर का पूरा ढांचा अंदर की तरफ ढह जाता है और बस पीछे रह जाता है एक विशाल गड्ढा जिसे काल्डेरा कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखी की पूरी कहानी सिर्फ सतह पर ही खत्म नहीं होती। अब हम उन भूदृश्यों की खोज करेंगे जो आग में गड़े गए हैं, मतलब वो कमाल की संरचनाएं जो तब बनती हैं जब मैग्मा सतह के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। इन आकृतियों को अंतर्वेधी भू आकृतियां कहते हैं। आप इन्हें ज्वालामुखी सिस्टम की छिपी हुई वास्तुकला या कह लीजिए उसका ढांचा समझ सकते हैं। ये हमें तभी दिखाई देती हैं जब कटाव के कारण ऊपरी परतें हट जाती हैं। बैथोलिथ ग्रानाइट चट्टान का एक बहुत ही बड़ा पिंड होता है जो जमीन के नीचे ही ठंडा हो जाता है और फिर समय के साथ जब ऊपरी परतें हट जाती हैं तो यही बैथोलिथ हमें पर्वत श्रृंखलाओं के कोर यानी उनके केंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं लैकोलिथ और लैपोलिथ। लैकोलिथ को आप एक भूमिगत मशरूम की तरह सोच सकते हैं जो ऊपर की चट्टान को गुंबद के आकार में धकेलता है, और लैपोलिथ ठीक इसका उल्टा है जो एक तश्तरी या कटोरे के आकार में नीचे की ओर धंसता है। और आखिर में है सिल और डाइक। जब मैग्मा चट्टानों की परतों के बीच लेटी हुई अवस्था में यानी हॉरिजॉन्टली जम जाता है तो उसे सिल कहते हैं, और जब ये दरारों में दीवार की तरह सीधा यानी वर्टिकली जमता है तो उसे डाइक कहा जाता है। और इन सब चीज़ों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे भारत में ही मिलता है। पश्चिमी महाराष्ट्र का जो इलाका है वो डाइक से भरा पड़ा है, और ऐसा माना जाता है कि यही भूमिगत पाइप थे जिन्होंने दक्कन ट्रैप के विशाल लावा प्रवाह को सतह तक पहुंचाया था। इस जानकारी से भरी यात्रा को खत्म करने से पहले इस स्रोत सामग्री के निर्माताओं यानी ई पाठशाला की तरफ से एक खास संदेश है। ई पाठशाला का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। आपकी एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई आसान बना सकती है। ज्ञान असल में बांटने के लिए ही तो होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए ई पाठशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, यह सामग्री उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो NCERT के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही स्पष्ट और गहराई से समझना चाहते हैं। आपका उठाया एक छोटा सा कदम किसी और की बहुत मदद कर सकता है। हम आपको इस विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। हमने आज पृथ्वी की कुछ शक्तियों को तो देखा, लेकिन सतह के नीचे और कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हर पल, हर सेकंड हमारे ग्रह को बदल रही हैं? सोचते रहिए।